नमस्कार दोस्तों, गायत्री अकादमी में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, मैलवेयर का पूर्ण रूप क्या है? मल फंक्शनेट सॉफ्टवेयर, मल्टीपर्पज सॉफ्टवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी की मल फंक्शनिंग। आंसर मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी। व्याख्या, मैलवेयर का पूर्ण रूप मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। मैलवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे किसी कंप्यूटर या उसमें इंस्टॉल किए गए दूसरे सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। मैलवेयर संवेदनशील जानकारी, क्रेडिट कार्ड के नंबर या पासवर्ड चुरा सकता है। अतः विभिन्न प्रकार के हानिकारक सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम जो किसी सिस्टम, नेटवर्क या साइबर स्पेस से संबंधित किसी भी चीज़ के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, वे मैलवेयर कहलाते हैं। वायरस, ट्रोजन, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, वार्म रूट किट आदि मैलवेयर के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, किसी सिस्टम या नेटवर्क पर मैलवेयर कौन तैनात करता है? आपराधिक संगठन, ब्लैक हैट हैकर्स, मैलवेयर डेवलपर, साइबर आतंकवादी। आपराधिक संगठन, व्हाइट हैट हैकर, मैलवेयर डेवलपर, साइबर आतंकवादी। आपराधिक संगठन, ब्लैक हैट हैकर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, साइबर आतंकवादी। आपराधिक संगठन, ग्रे हैट हैकर्स, मैलवेयर डेवलपर्स, पेनेट्रेशन परीक्षक। आंसर आपराधिक संगठन, ब्लैक हैट हैकर्स, मैलवेयर डेवलपर, साइबर आतंकवादी, ऑप्शन ए। व्याख्या, आपराधिक विचारधारा वाले संगठन ब्लैक हैट हैकर्स, मैलवेयर डेवलपर्स, साइबर आतंकवादी आदि सिस्टम को खराब करने के लिए किसी भी लक्ष्य प्रणाली या नेटवर्क पर मैलवेयर तैनात कर सकते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स वित्तीय लाभ, साइबर जासूसी उद्देश्यों या दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए हैकिंग का उपयोग करता है। ब्लैक हैट हैकर्स दुर्भावनापूर्ण इरादे से कंप्यूटर नेटवर्क में सेंध लगाते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कोड इंजेक्टिंग विधि है जिसका उपयोग किसी सिस्टम, वेबसाइटों के डेटाबेस पर हमला करने के लिए किया जाता है? HTML इंजेक्शन, SQL इंजेक्शन, मैलिशियस कोड इंजेक्शन, XML इंजेक्शन। आंसर SQL इंजेक्शन, ऑप्शन बी। SQL इंजेक्शन एक कोड इंजेक्टिंग विधि है जिसका उपयोग किसी सिस्टम, वेबसाइट के डेटाबेस पर हमला करने के लिए किया जाता है। SQL अथवा SQLI स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इंजेक्शन एक प्रसिद्ध हमला है जहां SQL कमजोरियों वाले वेब एप्लीकेशन को तोड़ने के लिए SQL कोड को लक्षित या इंजेक्ट किया जाता है। यह हमलावर को दुर्भावनापूर्ण कोड चलाने और उस सर्वर के डेटाबेस तक पहुंच लेने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न, XFS का विस्तारित नाम क्या है? एक्सट्रीम सिक्योरिटी स्क्रिप्टिंग, क्रॉस साइट सिक्योरिटी, एक्स-साइट स्क्रिप्टिंग, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। आंसर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ऑप्शन डी। व्याख्या, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वेब एप्लीकेशन आक्रमण का एक प्रकार है जो किसी भी साइट की प्रतिष्ठा में बाधा डाल सकता है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग XFS एक ऐसा हमला है जिसमें एक हमलावर किसी विश्वसनीय एप्लीकेशन या वेबसाइट के कोड में दुर्भावनापूर्ण निष्पादन योग्य स्क्रिप्ट इंजेक्ट करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हमले को किसी वेबसाइट के कमेंट सेक्शन में एक दुर्भावनापूर्ण कोड डालकर अंजाम दिया जा सकता है? SQL इंजेक्शन, HTML इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फ्रॉड। आंसर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, XFS। व्याख्या, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग XFS हमले को किसी वेबसाइट के कमेंट सेक्शन में एक दुर्भावनापूर्ण कोड डालकर अंजाम दिया जा सकता है। XFS हमले को किसी भी वेब पेज, प्रायः एक ब्लॉगिंग पेज के किसी भी कमेंट सेक्शन या फीडबैक सेक्शन में दुर्भावनापूर्ण कोड स्वचालित रूप से डाला जा सकता है। इसमें किसी साइट की प्रतिष्ठा बाधित हो सकती है और हमलावर कोई निजी डेटा या व्यक्तिगत क्रेडेंशियल प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न, जब अत्यधिक मात्रा में डेटा प्रवाह होता है जिसे सिस्टम संभाल नहीं सकता तो यह किस प्रकार का हमला होता है? डेटाबेस क्रैश अटैक, DOS डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डेटा ओवरफ्लो अटैक, बफर ओवरफ्लो अटैक। आंसर
बफर ओवरफ्लो अटैक, ऑप्शन डी। बफर ओवरफ्लो हमला तब होता है जब बफर में अत्यधिक मात्रा में डेटा होता है जिसे वह संभाल नहीं सकता है और डेटा आसान भंडारण में ओवरफ्लो कर सकता है। यह हमला सिस्टम या एप्लीकेशन को क्रैश कर सकता है और दुर्भावनापूर्ण एंट्री पॉइंट का कारण बन सकता है। बफर ओवरफ्लो हमले में प्रायः प्रोग्रामिंग भाषाओं का उल्लंघन करना और उन बफर्स की सीमाओं को अधिलेखित करना शामिल होता है जिन पर वे मौजूद हैं। अधिकांश बफर ओवरफ्लो स्मृति में हेरफेर और डेटा की संरचना या आकार के बारे में गलत धारणाओं के संयोजन के कारण होते हैं। अगला प्रश्न, उपयोगकर्ता के डेटा को एक्सप्लॉइट करने और दुर्भावनापूर्ण गतिविधियां या उपयोगकर्ता की साख का दुरुपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता के पत्र सेशन से समझौता करना क्या कहलाता है? सेशन हाईजैकिंग, सेशन फिक्सिंग, कुकी स्टफिंग, सेशन स्पाइंग। आंसर सेशन हाईजैकिंग, ऑप्शन ए। व्याख्या, उपयोगकर्ता के डेटा को एक्सप्लॉइट करने और दुर्भावनापूर्ण गतिविधियां या उपयोगकर्ता की साख का दुरुपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता के पत्र सेशन से समझौता करना सेशन हाईजैकिंग कहलाता है। सेशन हाईजैकिंग के उपयोग करना को कुकी अपहरण भी कहा जाना जाता है। सेशन हाईजैकिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग हैकर्स किसी लक्ष्य कंप्यूटर या ऑनलाइन खातों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसमें एक हैकर उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी और पासवर्ड तक पहुंच प्राप्त करने के लिए उसके ब्राउजिंग फंक्शन को नियंत्रित कर लेता है। किसी पत्र को हाईजैक करके हमलावर धोखाधड़ी कर सकते हैं, पहचान चुरा सकते हैं और गोपनीय संचार का उल्लंघन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन फिजिकल हैकिंग का उदाहरण है? रिमोट अनाधिकृत पहुंच, मैलवेयर लोडेड यूएसबी को सिस्टम में डालना, एसक्यूएल भेद्यता साइट पर एसक्यूएल इंजेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस डीडीओएफ अटैक। आंसर मैलवेयर लोडेड यूएसबी को सिस्टम में डालना, ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या, मैलवेयर लोडेड यूएसबी को सिस्टम में डालना फिजिकल हैकिंग का उदाहरण है। यदि कोई संदिग्ध मैलवेयर से भरी हुई दुर्भावनापूर्ण पेन ड्राइव के साथ सर्वर रूम या किसी गोपनीय क्षेत्र में प्रवेश करता है और फिर किसी उपयोगकर्ता के पीसी यूएसबी पोर्ट में मैलवेयर लोडेड यूएसबी को सिस्टम में डालता है, जिससे मैलवेयर स्वचालित रूप से चालू हो जाता है। इस तरह के हमले फिजिकल हैकिंग के अंतर्गत आते हैं क्योंकि हैकर पहले भौतिक रूप से किसी कमरे या संगठन में अनाधिकृत भौतिक पहुंच प्राप्त करता है, फिर किसी उपयोगकर्ता के पीसी को भी प्राप्त करने में कामयाब होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस हमला नहीं है? ईवेफ ड्रॉपिंग, मैक स्पूफिंग, वायरलेस हाईजैकिंग, फिशिंग। आंसर फिशिंग, ऑप्शन डी। फिशिंग वायरलेस हमला नहीं है। वायरलेस हमले वायरलेस सिस्टम, नेटवर्क या डिवाइस में किए गए दुर्भावनापूर्ण हमले हैं। ऐसे हमले प्रायः वाईफाई नेटवर्क पर किए जाते हैं। वायरलेस ऑथेंटिकेशन अटैक्स, ईवेफ ड्रॉपिंग, मैक स्पूफिंग, वायरलेस हाईजैकिंग, एन्क्रिप्शन क्रैकिंग आदि वायरलेस हमलों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने या खतरा पैदा करने के प्रयास को प्रायः क्या कहा जाता है? साइबर क्राइम, साइबर अटैक्स, सिस्टम हाईजैकिंग, डिजिटल क्राइम। आंसर साइबर अटैक्स, ऑप्शन बी। किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने या खतरा पैदा करने के प्रयास को प्रायः साइबर अटैक्स कहा जाता है। साइबर अटैक्स एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग विभिन्न कंप्यूटर या और नेटवर्क पर हमलों, जबरन वसूली, पहचान की चोरी, ईमेल हैकिंग, डिजिटल जासूसी, हार्डवेयर चोरी, मोबाइल हैकिंग और सुरक्षा उल्लंघन जैसी गतिविधियों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि रिकॉर्डिंग कॉपीराइट प्रतीक के लिए सही कैरेक्टर एंटिटी है? वृत्त सी, वृत्त आर, वृत्त पी या फैम। आंसर वृत्त पी, ऑप्शन सी। ध्वनि रिकॉर्डिंग कॉपीराइट प्रतीक के लिए सही कैरेक्टर एंटिटी वृत्त पी एक वृत्त से घिरा हुआ बड़ा अक्षर पी है।
इसका उपयोग ध्वनि रिकॉर्डिंग में कॉपीराइट निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। उल्लेखनीय है कि साहित्यिक और कलात्मक कार्यों की सुरक्षा के लिए बर्न कन्वेंशन के पक्षकार देशों में कॉपीराइट स्थापित करने के लिए कॉपीराइट प्रतीक प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनके कार्य का निर्माण स्वतः ही कॉपीराइट स्थापित कर देता है। प्रयुक्त कैरेक्टर एंटिटी निम्न प्रकार हैं: वृत्त पी ध्वनि रिकॉर्डिंग कॉपीराइट प्रतीक, वृत्त सी कॉपीराइट प्रतीक, वृत्त आर पंजीकृत ट्रेडमार्क प्रतीक, टीएम ट्रेडमार्क प्रतीक, एफएम सेवा चिन्ह प्रतीक। अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बौद्धिक संपदा आईपी संपत्ति की एक श्रेणी है जिसमें मानव बुद्धि की अमूर्त रचनाएं शामिल हैं। आईपीआर में व्यापार, रहस्य और नैतिक अधिकार शामिल नहीं है। नीचे दिए गए कूट में से उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल एक और दो दोनों सही हैं, ना तो एक और ना ही दो सही है। आंसर केवल एक सही है, ऑप्शन ए। बौद्धिक संपदा आईपी का तात्पर्य दिमाग की रचनाओं जैसे आविष्कार, साहित्यिक और कलात्मक कार्य, डिजाइन और वाणिज्य में प्रयुक्त प्रतीक, नाम और चित्र से है। बौद्धिक संपदा उन अमूर्त संपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह के लिए एक व्यापक शब्द है जो प्रकृति में भौतिक नहीं है। इस प्रकार कथन एक सही है। बौद्धिक संपदा आईपी संपत्ति की एक श्रेणी है जिसमें मानव बुद्धि की अमूर्त रचनाएं शामिल हैं। बौद्धिक संपदा में ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फ्रेंचाइज, नैतिक अधिकार, व्यापार, रहस्य, पेटेंट आदि कई प्रकार की अमूर्त वस्तुएं शामिल हो सकती हैं। इस प्रकार कथन दो गलत है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ट्रेडमार्क में शामिल किया जा सकता है? हस्ताक्षर और अक्षर, प्रतीक और छवि, शब्द और वाक्यांश, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। हस्ताक्षर और अक्षर, प्रतीक और छवि, शब्द और वाक्यांश। व्याख्या: ट्रेडमार्क आमतौर पर एक नाम, शब्द, वाक्यांश, लोगो, प्रतीक, डिजाइन, छवि या इन तत्वों का संयोजन होता है। ट्रेडमार्क में कोई भी उपकरण, ब्रांड, लेबल, नाम, हस्ताक्षर, शब्द, अक्षर, संख्यात्मक आकार, पैकेजिंग, रंग या रंगों का संयोजन, गंध, ध्वनि, गति या उसका कोई भी संयोजन शामिल है जो सक्षम है एक व्यवसाय की वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे व्यवसाय से अलग करना। यह ग्राफिकल प्रतिनिधित्व में सक्षम होना चाहिए और उन वस्तुओं या सेवाओं पर लागू होना चाहिए जिनके लिए यह पंजीकृत है। अगला प्रश्न है, हैकिंग का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयोगकर्ता के सभी की स्ट्रोक्स की रिकॉर्ड करेगा? की हाईजैकिंग, की जैकिंग, की लॉगिंग, कीबोर्ड मॉनिटरिंग। आंसर की लॉगिंग, ऑप्शन सी। हैकिंग का की लॉगिंग तरीका उपयोगकर्ता के सभी की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करता है। की लॉगिंग सिस्टम के उपयोगकर्ता द्वारा दबाए गए सभी कुंजी स्ट्रोक्स कीबोर्ड बटन को रिकॉर्ड करने की विधि या प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विशेष प्रकार के प्रोग्राम का उपयोग उपयोगकर्ता की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करने और ट्रैक करने के लिए किया जाता है? की लॉगर, ट्रोजन, वायरस, वर्म्स। आंसर की लॉगर, ऑप्शन ए। की लॉगर प्रोग्राम का उपयोग उपयोगकर्ता की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करने और ट्रैक करने के लिए किया जाता है। की लॉगर निगरानी कार्यक्रम है जो सुरक्षा उद्देश्यों के साथ साथ पासवर्ड और विभिन्न व्यक्तिगत क्रेडेंशियल और सूचनाओं को हैक करने के लिए विकसित किए गए हैं। ऐसे प्रोग्राम वास्तव में कीबोर्ड का उपयोग करके किए गए की स्ट्रोक को सहेजते हैं और फिर रिकॉर्ड की गए की स्ट्रोक फाइल को ऐसे प्रोग्राम में निर्माता को भेजते हैं। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दुर्भावनापूर्ण जासूसी कार्यक्रमों के लिए एक सामूहिक शब्द है जिसका उपयोग डिजिटल माध्यम पर किसी की गतिविधि और कार्यों की गुप्त रूप से निगरानी करने के लिए किया जाता है? मैलवेयर, रिमोट एक्सेस ट्रोजन, की लॉगर, स्पाईवेयर। आंसर स्पाईवेयर, ऑप्शन डी। स्पाईवेयर दुर्भावनापूर्ण जासूसी कार्यक्रमों के लिए एक सामूहिक शब्द है जिसका उपयोग डिजिटल माध्यम पर किसी की गतिविधि और कार्यों की गुप्त रूप से निगरानी करने के लिए किया जाता है। स्पाईवेयर पेशेवर दुर्भावनापूर्ण जासूसी सॉफ्टवेयर है जिसे एंटी मैलवेयर या एंटीवायरस प्रोग्राम द्वारा पता लगाना कठिन होता है क्योंकि उन्हें इतने कुशल तरीके से प्रोग्राम किया जाता है
ऐसे सॉफ्टवेयर व्यक्तिगत जानकारी, फफरिंग आदतें, फफरिंग इतिहास के साथ साथ क्रेडिट कार्ड वितरण भी एकत्र करते रहते हैं। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का उपयोग करके किया गया एक हिंसक कार्य है जो या तो किसी भी प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ता को धमकी देता है या जीवन की हानि का कारण बनता है या फिर राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसी को नुकसान पहुंचाता है? साइबर वारफेयर, साइबर कैंपेन, साइबर टेररिज्म, साइबर अटैक्स। आंसर साइबर टेररिज्म, ऑप्शन सी। व्याख्या, साइबर टेररिज्म इंटरनेट का उपयोग करके किया गया एक हिंसक कार्य है जो या तो किसी भी प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ता को धमकी देता है या जीवन की हानि का कारण बनता है या फिर राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसी को नुकसान पहुंचाता है। साइबर आतंकवाद वह शब्द है जिसका उपयोग इंटरनेट आतंकवाद का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसके तहत व्यक्ति या समूह गुमनाम तरीके से जातीयता या धर्म का दुरुपयोग करके किसी भी प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ता को धमकी देते हैं जिससे जीवन की हानि को भी हो सकती है। अगला प्रश्न, किसी सिस्टम या नेटवर्क में कमजोरी के अस्तित्व को क्या कहा जाता है? अटैक्स या हमला, एक्सप्लॉइट या शोषण, वल्नरेबिलिटी या भेद्यता, थ्रेट्स या धमकी। आंसर वल्नरेबिलिटी या भेद्यता, ऑप्शन सी। व्याख्या, किसी सिस्टम या नेटवर्क में कमजोरी के अस्तित्व को वल्नरेबिलिटी या भेद्यता कहा जाता है। भेद्यता एक शब्द है जो किसी नेटवर्क या सिस्टम में कमजोरी को संदर्भित करता है जिसका हमलावर फायदा उठा सकता है। सुरक्षा में कमजोरी का फायदा उठाने से अनपेक्षित और अवांछनीय परिणाम हो सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराधियों द्वारा किया गया एक इंटरनेट स्कैम है जिसमें उपयोगकर्ता को गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप से आश्वस्त किया जाता है? MITM अटैक्स, फिशिंग अटैक्स, वेबसाइट अटैक्स, डॉस अटैक्स। आंसर फिशिंग अटैक्स, ऑप्शन बी। साइबर अपराधियों द्वारा फिशिंग अटैक्स में उपयोगकर्ता को गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप से आश्वस्त किया जाता है। फिशिंग एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति को निजी जानकारी का खुलासा करने के लिए डिजिटल रूप से सहमत किया जाता है। फिशिंग विभिन्न रूपों में होती है। फिशिंग में फिशर कुछ उपयोगकर्ताओं को विभिन्न वेबसाइटों की ओर मोड़ने के लिए मैलवेयर और ईमेल का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा डेटा उल्लंघन में अपनाया जाने वाला कदम नहीं है? निष्कासन या एक्सफिल्ट्रेशन, शोध और सूचना एकत्र करना, सिस्टम पर हमला, बग्स फिक्स करना। आंसर बग्स फिक्स करना, ऑप्शन डी। व्याख्या, बग्स फिक्स करना साइबर अपराधियों द्वारा डेटा उल्लंघन में अपनाया जाने वाला कदम नहीं है, जबकि निष्कासन या एक्सफिल्ट्रेशन, शोध और सूचना एकत्र करना, सिस्टम पर हमला आदि साइबर अपराधियों द्वारा डेटा उल्लंघन में अपनाए जाने वाले कदम हैं। हैक के दौरान साइबर अपराधी सबसे पहले लक्ष्य पर शोध करके विक्टिम के सिस्टम और नेटवर्क के बारे में डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर सिस्टम पर हमला करते हैं। एक बार जब हमलावर पहुंच प्राप्त कर लेता है तो वह संवेदनशील जानकारी ले लेता है। अगला प्रश्न, दुनिया में पहला आधुनिक और व्यापक ट्रेडमार्क कानून किस देश में पारित किया था? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। आंसर फ्रांस, ऑप्शन ए। यद्यपि ट्रेडमार्क से संबंधित पहला विधायी अधिनियम 1266 में इंग्लैंड के हेनरी तृतीय के शासनकाल में पारित किया गया था, जिसमें सभी बेकर्स को उनके द्वारा बेची जाने वाली ब्रेड के लिए एक विशिष्ट चिन्ह का उपयोग करने की आवश्यकता थी। लेकिन पहला आधुनिक ट्रेडमार्क कानून 19वीं सदी के अंत में सामने आया, जब फ्रांस में दुनिया में पहली व्यापक ट्रेडमार्क प्रणाली कानून 1857 में पारित किया गया था। अतः दुनिया में पहला आधुनिक और व्यापक ट्रेडमार्क कानून फ्रांस देश ने पारित किया था। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि रिकॉर्डिंग के लिए कॉपीराइट सुरक्षा से संबंधित है? माराकेश VIP संधि, पेरिस कन्वेंशन, हेग समझौता, जिनेवा फोनोग्राम कन्वेंशन। आंसर
जिनेवा फोनोग्राम कन्वेंशन। ऑप्शन डी। जिनेवा फोनोग्राम कन्वेंशन ध्वनि रिकॉर्डिंग के लिए कॉपीराइट सुरक्षा से संबंधित है। फोनोग्राम के उत्पादकों के अनाधिकृत दोहराव के खिलाफ संरक्षण के लिए जिनेवा फोनोग्राम कन्वेंशन पर 29 अक्टूबर 1971 को हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि 18 अप्रैल 1973 से लागू है। यह ध्वनि रिकॉर्डिंग के लिए कॉपीराइट सुरक्षा से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। जिनेवा फोनोग्राम कन्वेंशन ने रिकॉर्ड निर्माताओं को नकली संगीत रिकॉर्डिंग के आयात को रोकने और उन्हें बेचने वाले वितरकों को और खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का अंतर्राष्ट्रीय अधिकार दिया है। अब अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा अधिकार IPR के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ट्रेडमार्क स्वामी कोई व्यक्ति, व्यावसायिक संगठन या कोई कानूनी इकाई हो सकता है। ट्रेडमार्क किसी पैकेज, लेबल, ब्राउचर या उत्पाद पर भी स्थित हो सकता है। नीचे दिए गए कोड से उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल एक और दो दोनों सही हैं, ना तो एक और ना ही दो सही हैं। आंसर केवल एक और दो दोनों सही हैं। ऑप्शन सी। व्याख्या, ट्रेडमार्क एक प्रकार की बौद्धिक संपदा है जिसमें पहचानने योग्य चिन्ह, डिजाइन, लोगो या अभिव्यक्ति होती है जो किसी विशेष स्रोत से किसी उत्पाद या सेवा की पहचान करती है और इसे दूसरों से अलग करती है। ट्रेडमार्क स्वामी कोई व्यक्ति, व्यावसायिक संगठन या कोई कानूनी इकाई हो सकता है। ट्रेडमार्क किसी पैकेज, लेबल, ब्राउचर या उत्पाद पर ही स्थित हो सकता है। सेवाओं की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रेडमार्क को कभी कभी सेवा चिन्ह भी कहा जाता है। अतः दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ऑनलाइन सेवा की गोपनीयता को TOR का उपयोग करके सुरक्षित नहीं किया जा सकता? ब्राउजिंग डेटा, त्वरित संदेश, ID का उपयोग करके लॉगिन करना, रिले चैट। आंसर रिले चैट। ऑप्शन डी। यदि ID का उपयोग करके लॉगिन किया जाता है तो ऑनलाइन सेवा की गोपनीयता को TOR का उपयोग करके सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। त्वरित संदेश, ब्राउजिंग डेटा, रिले चैट के संबंध में गोपनीयता टोर द्वारा संरक्षित ऑनलाइन सेवाओं में से कुछ है। द ऑनियन रूटिंग TOR एक ओपन सोर्स गोपनीयता नेटवर्क है जो गुमनाम वेब ब्राउजिंग को सक्षम बनाता है और उपयोगकर्ताओं की ऑनलाइन गोपनीयता सुरक्षित करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हैकरों के उस समूह को संदर्भित करता है जो व्हाइट और ब्लैक हैट दोनों है? येलो हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स, रेड हैट हैकर्स, व्हाइट ब्लैक हैट हैकर्स। आंसर ग्रे हैट हैकर्स। ऑप्शन बी। ग्रे हैट हैकर्स हैकरों के उस समूह को संदर्भित करता है जो व्हाइट और ब्लैक हैट दोनों हैं। ग्रे हैट हैकर नैतिक और अनैतिक हैकर दोनों का मिश्रण है। वे मनोरंजन के लिए लोगों के कंप्यूटरों को हैक करते हैं, लेकिन वे उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते। हालांकि कभी कभी कानूनों या विशिष्ट नैतिक मानकों का उल्लंघन कर सकता है, लेकिन प्रायः इसमें ब्लैक हैट हैकर के समान दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ईमेल संबंधित हैकिंग टूल नहीं है? मेल पासवर्ड, ईमेल फाउंडर प्रो, मेल पासव्यू, सेंडिक। आंसर सेंडिक। ऑप्शन डी। सेंडिक ईमेल संबंधित हैकिंग टूल नहीं है जो ईमेल डेटा से समझौता करता है। सेंडिक का उपयोग व्यावसायिक ईमेल खातों की सुरक्षा के लिए किया जाता है और व्यवसायों को सुरक्षित ईमेल वितरित करने के लिए तेज वेब आधारित समाधान प्रदान करता है, जबकि मेल पासवर्ड, ईमेल फाउंडर प्रो, मेल पासव्यू तीनों ईमेल हैकिंग टूल हैं। अब अगला प्रश्न है, मोबाइल सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन DDoS मालिक द्वारा साइबर हमले को ट्रिगर करने की प्रतीक्षा करता है? बॉटनेट्स, प्रोग्राम्स, वायर्स, वर्म्स। आंसर बॉटनेट्स। ऑप्शन ए। संक्रमित मोबाइल उपकरणों पर बॉटनेट अपने मालिकों के ऑर्डर की प्रतीक्षा करते हैं। यह मालिक के निर्देश प्राप्त करने के बाद DDoS बाढ़ हमला शुरू करता है। परिणाम स्वरूप कॉल कनेक्ट नहीं होती है और डेटा नहीं भेजा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम मजबूत सुरक्षा एन्क्रिप्शन मानक है? WPA3, WPA2,
WPA, WEP। आंसर WEP, ऑप्शन डी। वायरलेस सुरक्षा फाइबर सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वायर्ड समतुल्य गोपनीयता WEP वाईफाई संरक्षित एक्सेस WPA, WPA2 और WPA3 वायरलेस सुरक्षा के सबसे समान प्रकार हैं। हालांकि WEP एक असुरक्षित एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्टैक्सनेट है? ट्रोजन, एंटीवायरस, वर्म्स, वायरस। आंसर वर्म्स, ऑप्शन सी। स्टैक्सनेट एक लोकप्रिय और शक्तिशाली वर्म्स है जो 2010 के मध्य में अस्तित्व में आया। यह बहुत शक्तिशाली था क्योंकि यह ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार था। यह मुख्य रूप से एक सिस्टम में PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर को लक्षित करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एथिकल हैकिंग तकनीक का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि रिमोट कंप्यूटर पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम OS चल रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम पेनिट्रेशन परीक्षण, डिजिटल प्रिंटिंग, मशीन प्रिंटिंग। आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंटिंग। व्याख्या, ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंटिंग एक एथिकल हैकिंग तकनीक है जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि रिमोट कंप्यूटर पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम OS चल रहा है। OS फिंगरप्रिंटिंग एक नेटवर्क से आने वाले डेटा पैकेटों की जांच कर अभ्यास है ताकि भविष्य में हमलों में उपयोग की जा सकने वाली खुफिया जानकारी प्राप्त की जा सके। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पहली बार ध्वनि रिकॉर्डिंग में कॉपीराइट के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है? रोम कन्वेंशन, पेरिस कन्वेंशन, हेग समझौता, जिनेवा फोनोग्राम कन्वेंशन। आंसर रोम कन्वेंशन, ऑप्शन ए। व्याख्या, रोम कन्वेंशन ने पहली बार ध्वनि रिकॉर्डिंग में कॉपीराइट के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की थी। अब संगीत को संगीतकार और कलाकार से अलग रिकॉर्डिंग को कॉपीराइट के रूप में मान्यता दी गई थी। इससे मौलिक सृजनक को अन्य देशों में अपने टेपों या रिकॉर्ड की अनाधिकृत प्रतियों के निर्माताओं और मुकदमा चलाने का अधिकार मिल गया। कलाकारों, फोनोग्राम निर्माताओं और प्रसारण संगठनों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के रूप में रोम कन्वेंशन को बौद्धिक संपदा संरक्षण ब्यूरो ने 26 अक्टूबर 1961 को आयोजित किया था। इसमें 26 अक्टूबर 1961 को हस्ताक्षर किए गए थे और यह 18 मई 1964 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन डेटा लीक की संभावना को कम कर सकता है? स्टेगनोग्राफी, कोरियोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी, ऑथेंटिकेशन। आंसर स्टेगनोग्राफी, ऑप्शन ए। स्टेगनोग्राफी डेटा लीक की संभावना को कम कर सकता है। किसी डेटा फाइल के भीतर विशिष्ट डेटा या जानकारी को छिपाने के लिए हैकर्स या साइबर अपराधियों द्वारा साधारण फाइलों को लक्षित किया जाता है। अतः स्टेगनोग्राफी का उपयोग करके डेटा लीक होने के जोखिम को कम कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई साइबर सुरक्षा से समझौता करती है? वल्नरेबिलिटी या भेद्यता, अटैक्स या हमला, थ्रेट्स या धमकी, एक्सप्लॉइट या शोषण। आंसर थ्रेट्स या धमकी, ऑप्शन सी। थ्रेट्स या धमकी को एक संभावित खतरे के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा का उल्लंघन हो सकता है और सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान हो सकता है। भेद्यता एक शब्द है जो किसी नेटवर्क या सिस्टम में कमजोरी को संदर्भित करता है जिसका हमलावर फ़ायदा उठा सकता है। सुरक्षा में कमजोरी का फ़ायदा उठाने से अनपेक्षित और अवांछनीय परिणाम हो सकते हैं। प्रश्न, बफर ओवरफ्लो भेद्यता प्रायः कब उत्पन्न होती है? जब कोड अपने व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए बाहरी डेटा पर निर्भर है, जब कोड उन डेटा गुणों पर निर्भर हो जिन्हें इसके दायरे से परे लागू किया जाता है, जब कोड इतना जटिल हो कि प्रोग्रामर इसके व्यवहार का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम नहीं है। उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। व्याख्या, उपर्युक्त सभी बफर ओवरफ्लो भेद्यता उत्पन्न करने में शामिल हो सकते हैं। बफर ओवरफ्लो एक सॉफ्टवेयर कोडिंग त्रुटि या भेद्यता है जिसका उपयोग हैकर्स द्वारा सिस्टम तक अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।
यह सॉफ्टवेयर सुरक्षा कमजोरियों में से एक है। बफर ओवरफ्लो विभिन्न तरीकों से हो सकता है और उन्हें रोकने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकें अक्सर त्रुटि प्रवण होती हैं। बफर ओवरफ्लो हमले में प्रायः प्रोग्रामिंग भाषाओं का उल्लंघन करना और उन बफर की सीमाओं को अधिलेखित करना शामिल है जिन पर वे मौजूद हैं। अधिकांश बफर ओवरफ्लो स्मृति में हेरफेर और डेटा की संरचना या आकार के बारे में गलत धारणाओं के संयोजन के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हैकिंग में साइबर अपराधी धोखा देने या अतिरिक्त ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइट या पेज डिजाइन करते हैं? फार्मिंग, वेबसाइट डुप्लीकेशन, मिमिकिंग, स्पैमिंग। आंसर फार्मिंग, ऑप्शन ए। व्याख्या, फार्मिंग एक रणनीति अथवा दृष्टिकोण है जिसका उपयोग साइबर अपराधियों द्वारा नकली वेब पेज और साइट बनाने के लिए किया जाता है ताकि उपयोगकर्ताओं को लॉगिन आईडी और पासवर्ड जैसी व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए गुमराह किया जा सके। फार्मिंग एक ऑनलाइन धोखाधड़ी है जिसमें पीड़ितों को उनकी साख और डेटा चुराने के प्रयास में नकली वेबसाइटों पर निर्देशित करने के लिए दुर्भावनापूर्ण कोड का उपयोग किया जाता है। फार्मिंग एक दो चरणीय प्रक्रिया है जो एक हमलावर द्वारा पीड़ित के सर्वर पर दुर्भावनापूर्ण कोड इंस्टॉल करने से शुरू होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक पीयर टू पीयर साइबर अपराध का प्रकार नहीं है? मैन इन द मिडिल अटैक, MITM, लक्षित विक्टिम के नेटवर्क पर ट्रोजन इंजेक्ट करना, क्रेडिट कार्ड का विवरण डीप वेब में लीक होना, फिशिंग। आंसर क्रेडिट कार्ड का विवरण डीप वेब में लीक होना, ऑप्शन सी। व्याख्या, क्रेडिट कार्ड का विवरण डीप वेब में लीक होना पीयर टू पीयर साइबर अपराध नहीं है। पीयर टू पीयर P2P साइबर अपराध एक प्रकार का साइबर अपराध है जो अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए P2P नेटवर्क का उपयोग करता है। P2P नेटवर्क उपयोगकर्ताओं को केंद्रीय सर्वर की आवश्यकता के बिना फाइलों और संसाधनों को एक दूसरे के साथ सीधे साझा करने की अनुमति देता है। फिशिंग व्यक्तियों को ट्रोजन और वर्म्स इंजेक्ट करना पीयर टू पीयर साइबर अपराध के अतिरिक्त आता है। मैन इन द मिडिल अटैक एक साइबर हमला है जिसमें हमलावर एक दूसरे के साथ संचार कर रहे दो या दो से अधिक पक्षों के बीच संदेशों को गुप्त रूप से रोकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें एक साइबर अपराधी अतिरिक्त डेटा का उपयोग करता है जो सिस्टम को तोड़ने की गतिविधियों के लिए मेमोरी में कुछ विशेष निर्देशों को संग्रहित करता है? क्लिक जैकिंग, बफर ओवरफ्लो, फिशिंग, MITM। आंसर बफर ओवरफ्लो, ऑप्शन बी। व्याख्या, बफर ओवरफ्लो में एक साइबर अपराधी अतिरिक्त डेटा का उपयोग करता है जो सिस्टम को तोड़ने की गतिविधियों के लिए मेमोरी में कुछ विशेष निर्देशों को संग्रहित करता है। बफर ओवरफ्लो हमले में प्रायः प्रोग्रामिंग भाषाओं का उल्लंघन करना और उन बफर की सीमाओं को अधिलेखित करना शामिल होता है जिन पर वे मौजूद हैं। अधिकांश बफर ओवरफ्लो स्मृति में हेरफेर और डेटा की संरचना या आकार के बारे में गलत धारणाओं के संयोजन के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी लक्ष्य उपयोगकर्ता का IP पता प्राप्त करने के लिए साइबर हमलावर निम्नलिखित में से किसे निशाना बनाते हैं? IP ट्रैकर, ईमेल, वेबसाइट्स, वेब पेज। आंसर वेबसाइट्स, ऑप्शन सी। किसी लक्ष्य उपयोगकर्ता का IP पता प्राप्त करने के लिए साइबर हमलावर वेबसाइट्स को निशाना बनाते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे IP किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने या खतरा पैदा करने के प्रयास के लिए रूप में परिभाषित किया गया है? डिजिटल क्राइम, थ्रेट्स, सिस्टम हाईजैकिंग, साइबर अटैक्स। आंसर साइबर अटैक्स। व्याख्या, साइबर हमला किसी नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम या डिजिटल डिवाइस तक अनधिकृत पहुंच के माध्यम से डेटा, एप्लीकेशन या विभिन्न संपत्तियों को चुराने, उजागर करने, बदलने, अक्षम करने या नष्ट करने का कोई जानबूझकर किया गया प्रयास है। जबरन वसूली, पहचान की चोरी, ईमेल हैकिंग, डिजिटल निगरानी, हार्डवेयर की चोरी, मोबाइल हैकिंग और व्यक्तिगत सुरक्षा उल्लंघन आदि साइबर हमलों या गतिविधियों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी साइबर सुरक्षा की विशेषता है? कूट लेखन, फायरवॉल, नेटवर्क सेगमेंटेशन, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। कूट लेखन, फायरवॉल, नेटवर्क सेगमेंटेशन।
व्याख्या। उपर्युक्त सभी फाइबर सुरक्षा की विशेषताएं हैं। फायरवॉल आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करके नेटवर्क सिस्टम को संभावित खतरों से बचाता है। कूटलेखन अनाधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए संवेदनशील डेटा को कोडित भाषा में परिवर्तित करता है। नेटवर्क सेगमेंटेशन हमले की सतहों को सीमित करने और प्रदर्शन में सुधार करने के लिए नेटवर्क को अलग अलग हिस्सों में विभाजित करता है। अगला प्रश्न, किसी पुस्तक के लेखक के लिए कॉपीराइट की अवधि क्या है? लेखक का जीवन प्लस 50 वर्ष, लेखक का जीवन प्लस 60 वर्ष, लेखक का जीवन प्लस 100 वर्ष। आंसर, लेखक का जीवन प्लस 60 वर्ष, ऑप्शन सी। किसी पुस्तक के लेखक के लिए कॉपीराइट की अवधि लेखक का जीवन प्लस 60 वर्ष है। भारत में कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 22 के अनुसार किसी पुस्तक के लेखक के लिए कॉपीराइट की अवधि लेखक के मृत्यु के अगले वर्ष से 60 वर्ष है। उदाहरण के लिए, यदि किसी लेखक की मृत्यु 2024 में होती है तो उनका कॉपीराइट 2085 में समाप्त हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुस्तकों को बौद्धिक संपदा का काम माना जाता और कॉपीराइट लेखक के निवेश की सुरक्षा के लिए बनाया गया। कॉपीराइट अवधि समाप्त होने के बाद पुस्तक सार्वजनिक डोमेन बन जाती है, जिसका अर्थ है कि कोई भी कॉपीराइट धारक की अनुमति के बिना पुस्तक की प्रतिलिपि बना सकता है, वितरित कर सकता है या उसका प्रदर्शन कर सकता है। अगला प्रश्न, किसी भी फर्म या संगठन में आईटी सुरक्षा का रखरखाव और प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? सॉफ्टवेयर सुरक्षा विशेषज्ञ, संगठन के सीईओ, सुरक्षा लेखा परीक्षक, आईटी सुरक्षा इंजीनियर। आंसर, आईटी सुरक्षा इंजीनियर, ऑप्शन डी। किसी भी फर्म या संगठन में आईटी सुरक्षा का रखरखाव और प्रबंधन आईटी सुरक्षा इंजीनियर द्वारा किया जाता है। आईटी सुरक्षा इंजीनियर किसी कंपनी या संगठन में एक पद है जो संबंधित कंपनी या संगठन के लिए विभिन्न प्रणालियों और सुरक्षा उपकरणों का विकास और रखरखाव करता है। अगला प्रश्न है, हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, बेल्स लैब। आंसर, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन ए। व्याख्या। हैकर शब्द MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गढ़ा गया था। प्रिंटिंग मीडिया में हैकर शब्द का पहला रिकॉर्ड किया गया उपयोग 1963 में MIT के द टेक में एक लेख में हुआ था, जिसमें बताया गया है कि कैसे हैकर्स अवैध रूप से विश्वविद्यालय के टेलीफोन नेटवर्क तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। जॉन ड्रेपर को दुनिया का पहला हैकर माना जाता है, जबकि भारत का पहला हैकर अंकित फादिया थे। अब अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा क्या है? यह मैलवेयर से सुरक्षा प्रदान करती है। यह साइबर आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। यह किसी सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती है। उपर्युक्त सभी। आंसर, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। व्याख्या। साइबर सुरक्षा विभिन्न प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं का उपयोग करके साइबर हमलों के खिलाफ एक प्रणाली को सुरक्षा प्रदान करती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी साइबर सुरक्षा की विशेषता है? घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली IDF, सिक्योर सॉकेट लेयर SSL, आंतरिक खतरों के खिलाफ सुरक्षा। उपर्युक्त सभी। आंसर, उपर्युक्त सभी। व्याख्या। उपर्युक्त सभी साइबर सुरक्षा की विशेषता है। घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली IDF दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों की पहचान करने के लिए नेटवर्क ट्रैफिक पर नज़र रखता है। सिक्योर सॉकेट लेयर SSL डेटा ट्रांसफ़र को सुरक्षित करते हुए एक वेब सर्वर और एक ब्राउज़र के बीच एक कूटलेखन लिंक स्थापित करता है। डेटा हानि रोकथाम DLP संवेदनशील डेटा को सुरक्षित नेटवर्क छोड़ने से रोकता है। घटना प्रतिक्रिया सुरक्षा भंग या हमले की प्रतिक्रिया की योजना और प्रबंधन करता है। ज्ञात कमजोरियों से सुरक्षित करने के लिए पैच ऑफ नियमित अपडेट आवश्यक है। सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण साइबर खतरों को पहचानने और उनसे बचने के लिए उपयोगकर्ताओं को ज्ञान से लैस करता है। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा किसकी सुरक्षा करती है? साइबर सुरक्षा अपराधियों के विरुद्ध रक्षा करती है। साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की सुरक्षा करती है। साइबर सुरक्षा हैकर्स की सुरक्षा करती है। उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। आंसर, साइबर सुरक्षा अपराधियों के विरुद्ध रक्षा करती है, ऑप्शन ए।
या इंटरनेट से जुड़े सिस्टम जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा को फाइबर हमलों से बचाता है। इसका उद्देश्य अनाधिकृत शोषण, भेद्यता और खतरों को कम करके सिस्टम, नेटवर्क और प्रौद्योगिकियों के खिलाफ साइबर हमलों को कम करना है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या उनसे जुड़ी जानकारी को चुराने, जासूसी करने, क्षति पहुंचाने या नष्ट करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है? साइबर हमला, कंप्यूटर सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी, डिजिटल हैकिंग। आंसर साइबर हमला, ऑप्शन ए। कंप्यूटर सिस्टम संबंधित बाह्य उपकरणों, नेटवर्क सिस्टम और सूचना जैसे साइबर स्पेस के विभिन्न घटकों को चुराने, जासूसी करने, क्षति पहुंचाने या नष्ट करने का प्रयास साइबर हमले के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर सुरक्षा का प्रकार है? क्लाउड सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, अनुप्रयोग सुरक्षा, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या, चूँकि प्रौद्योगिकी में सुधार हो रहा है इसीलिए प्रौद्योगिकी के खिलाफ खतरा और हमले भी बढ़ रहे हैं। अतः साइबर सुरक्षा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित प्रकारों में से विभाजित किया गया है। क्लाउड सुरक्षा, क्लाउड पर संग्रहित डेटा के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। नेटवर्क सुरक्षा, आंतरिक नेटवर्क को खतरों से बचाता है। और एप्लीकेशन सुरक्षा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में संग्रहित डेटा की सुरक्षा करता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य है? गोपनीयता, अखंडता, उपलब्धता, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता। व्याख्या, नेटवर्क सुरक्षा के उद्देश्य गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता है। गोपनीयता का कार्य कंपनी की संवेदनशील जानकारी को अवांछित पहुंच से सुरक्षित रखना है। नेटवर्क सुरक्षा का गोपनीयता घटक यह सुनिश्चित करता है कि डेटा केवल उन्हीं लोगों के लिए पहुंच योग्य है जो इसे देखने के लिए अधिकृत हैं। अखंडता या सत्यनिष्ठा में डेटा सटीकता, स्थिरता सुनिश्चित करना और संरक्षित करना शामिल है। अखंडता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डेटा सटीक है और अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा छेड़छाड़ नहीं की गई है। नेटवर्क सुरक्षा में उपलब्धता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डेटा, नेटवर्क संसाधन और सेवाएं वैध उपयोगकर्ताओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहें जब भी उन्हें काफ़ी आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? सेवा से इनकार, मैन इन द मिडिल, मैलवेयर, AES। आंसर AES, ऑप्शन डी। व्याख्या, सेवा से इनकार मैन इन द मिडिल और मैलवेयर सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं जिससे सुरक्षा को खतरा होता है, इसलिए उन्हें साइबर अपराध माना जाता है। AES उन्नत एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड डेटा को एन्क्रिप्ट करके सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन कॉपीराइट प्रतीक के लिए सही कैरेक्टर एंटिटी है? TM, वृत्त C, वृत्त R, यूरो प्रतीक। आंसर वृत्त C, ऑप्शन बी। व्याख्या, वृत्त C कॉपीराइट सिंबल के लिए सही कैरेक्टर एंटिटी है। कॉपीराइट प्रतीक चिन्ह वृत्त C एक वृत्त से घिरा हुआ बड़ा अक्षर C है। यह ध्वनि रिकॉर्डिंग के अलावा अन्य कार्यों के लिए कॉपीराइट नोटिस में उपयोग किया जाने वाला प्रतीक है। प्रतीक का उपयोग यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन द्वारा वर्णित है। यद्यपि इस प्रतीक को व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है, लेकिन बर्न कन्वेंशन के तहत अब अधिकांश देशों में नए कॉपीराइट का दावा करने के लिए प्रतीक की आवश्यकता नहीं है। अतः साहित्यिक और कलात्मक कार्यों की सुरक्षा के लिए बर्न कन्वेंशन के पक्षकार देशों में कॉपीराइट स्थापित करने के लिए कॉपीराइट प्रतीक प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कार्य का निर्माण स्वतः ही कॉपीराइट स्थापित कर देता है। प्रयुक्त कैरेक्टर एंटिटी निम्न प्रकार है: वृत्त C कॉपीराइट प्रतीक, वृत्त R रजिस्टर्ड प्रतीक, TM ट्रेडमार्क प्रतीक, यूरो प्रतीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का घटक है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटाबेस, अटैक्स। आंसर इंटरनेट ऑफ थिंग्स साइबर सुरक्षा का एक घटक है। अब देख लेते हैं व्याख्या।
चूँकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न उपकरणों और प्रणालियों के साथ डेटा को जोड़ने एवं आदान प्रदान करने के लिए सेंसर सॉफ्टवेयर व विभिन्न प्रौद्योगिकियों के साथ एम्बेडेड भौतिक वस्तुओं का एक नेटवर्क है, इसलिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स साइबर सुरक्षा का एक घटक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का साइबर हमला है? फिशिंग, SQL इंजेक्शन, पासवर्ड अटैक्स, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। फिशिंग, SQL इंजेक्शन, पासवर्ड अटैक्स। व्याख्या, फिशिंग, SQL इंजेक्शन और पासवर्ड अटैक साइबर हमले हैं। फिशिंग में हमलावर बड़ी संख्या में धोखाधड़ी वाले ईमेल भेजता है और सिस्टम तक पहुंच प्राप्त कर लेता है। SQL इंजेक्शन में हमलावर SQL सर्वर में दुर्भावनापूर्ण कोड जोड़कर संरक्षित जानकारी तक पहुंच प्राप्त करता है। पासवर्ड अटैक्स में हमलावर अनैतिक रूप से पासवर्ड तक पहुंच प्राप्त करते हैं और गोपनीय डेटा तक पहुंच प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं है? सिस्टम को धीमा कर देना, कंप्यूटर की फ्रीजिंग और क्रैश को कम करना, उपयोगकर्ताओं को गोपनीयता देना, सिस्टम को वायरस से बचाना। आंसर सिस्टम को धीमा कर देना, ऑप्शन ए। व्याख्या, साइबर सुरक्षा फायदे में कंप्यूटर फ्रीजिंग और क्रैश को कम करना, उपयोगकर्ता की गोपनीयता, वायरस और वर्म्स आदि से सुरक्षा शामिल है, जबकि नुकसान में सिस्टम धीमा हो जाना, फायरवॉल का सही ढंग से कॉन्फ़िगर न करना आदि शामिल हो सकता है। अतः साइबर सुरक्षा को अद्यतन बनाए रखने के लिए नए सॉफ्टवेयर को अद्यतन करने की आवश्यकता होती है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी साइबर सुरक्षा की विशेषता है? कूट लेखन, फायरवॉल, नेटवर्क सेगमेंटेशन, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। व्याख्या, उपर्युक्त सभी साइबर सुरक्षा की विशेषता है। फायरवॉल आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करके नेटवर्क सिस्टम को संभावित खतरों से बचाता है। कूट लेखन अनाधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए संवेदनशील डेटा को कोडित भाषा में परिवर्तित करता है। नेटवर्क सेगमेंटेशन हमले की सतहों को सीमित करने और प्रदर्शन में सुधार करने के लिए नेटवर्क को अलग अलग हिस्सों में विभाजित करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हैकर का मुख्य मकसद साइबर अपराध कर आर्थिक लाभ कमाना है? व्हाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स, हैक्टिविस्ट, ग्रे हैट हैकर्स। आंसर ब्लैक हैट हैकर्स, ऑप्शन बी। व्याख्या, ब्लैक हैट हैकर वित्तीय लाभ, साइबर जासूसी उद्देश्यों या दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए हैकिंग का उपयोग करता है। ब्लैक हैट हैकर दुर्भावनापूर्ण इरादे से कंप्यूटर नेटवर्क में सेंध लगाते हैं। ये मैलवेयर जारी करके फाइलों को नष्ट कर देता है या पासवर्ड चुरा लेता है। इन्हें अक्सर क्रैकर्स के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, वर्ष 1971 में बड़ी हैकिंग को अंजाम देने वाला बड़ा व्यक्ति कौन था? स्टीव वोजनियाक, स्टीव जॉब्स, केविन मिटनिक, जॉन ड्रेपर। आंसर जॉन ड्रेपर, ऑप्शन डी। व्याख्या, वर्ष 1971 में बड़ी हैकिंग को अंजाम देने वाला व्यक्ति जॉन थॉमस ड्रेपर था, जो पहला व्यक्ति था। ड्रेपर ने यह पता लगाया कि निःशुल्क फ़ोन कॉल कैसे करें। इस प्रकार की फ़ोन हैकिंग को फ्रीकिंग कहा जाता है। जॉन थॉमस ड्रेपर, जिन्हें कैप्टन क्रंच या क्रंचमैन के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकी कंप्यूटर प्रोग्रामर और पूर्व फ़ोन फ्रीकर है। वह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की दुनिया, हैकर समुदाय और सुरक्षा समुदाय में एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन किसी कंपनी, फर्म या संगठन के भीतर सूचना सुरक्षा की नीतियों को निर्देशित करने के लिए डिजाइन किए गए मॉडल को संदर्भित है? गोपनीयता, नॉन रेपुडिएशन, CIA ट्रायड, प्राथमिकता। आंसर नॉन रेपुडिएशन, ऑप्शन बी। व्याख्या, CIA ट्रायड किसी कंपनी, फर्म या संगठन के भीतर सूचना सुरक्षा की नीतियों को निर्देशित करने के लिए डिजाइन किए गए मॉडल को संदर्भित है। CIA ट्रायड अब तक का सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला मॉडल है, जो सूचना की गोपनीयता, अखंडता के साथ उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित करता है और किसी भी संगठन में बेहतर सुरक्षा के लिए इन तत्वों को संरक्षित करना आवश्यक है। अब अगला प्रश्न, पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हैकर सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1990 में, वर्ष 1993 में,
वर्ष 1995 में, वर्ष 1997 में। आंसर वर्ष 1993 में, ऑप्शन बी। पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हैकर सम्मेलन 9 जून 1993 को लास वेगास नेवादा में हुआ था। यह सम्मेलन डेफ कॉन नाम से हर साल लास वेगास नेवादा में होता है, जहां दुनिया भर से सरकारी एजेंट, सुरक्षा पेशेवर, ब्लैक एंड व्हाइट हैट हैकर सम्मेलन में भाग लेते हैं। अब इसमें कंप्यूटर सुरक्षा पेशेवर, पत्रकार, वकील, संघीय सरकार के कर्मचारी, सुरक्षा शोधकर्ता, छात्र और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर आर्किटेक्चर हार्डवेयर सामान्य रुचि वाले हैकर शामिल होते हैं। इस कार्यक्रम में कंप्यूटर और हैकिंग से संबंधित विषयों के साथ साथ साइबर सुरक्षा चुनौतियों और प्रतियोगिताओं, हैकिंग वार गेम्स के बारे में वक्ताओं के विचार विमर्श भी होते हैं। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुरानी फ़ोन हैकिंग तकनीक है जिसका उपयोग हैकर मुक्त कॉल करने के लिए करते हैं? फिशिंग, स्पैमिंग, फ्रीकिंग, क्रैकिंग। आंसर फ्रीकिंग, ऑप्शन सी। फ्रीकिंग सबसे पुरानी फ़ोन हैकिंग तकनीक है जिसका उपयोग हैकर मुक्त कॉल करने के लिए करते हैं। फ्रीकिंग जैसे संक्षिप्त में फ़ोन हैकिंग कहा जाता है। यह एक पुरानी हैकिंग तकनीक है जहां कुशल पेशेवर मुक्त कॉलिंग सुविधा प्राप्त करने के लिए टेलीफोन नेटवर्क का अध्ययन, अन्वेषण और प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हैकर ने ARPANET सिस्टम को तोड़ा था? जॉन वान न्यूमैन, केविन पॉल्सन, केविन मिटनिक, जॉन ड्रेपर। आंसर केविन पॉल्सन, ऑप्शन बी। व्याख्या, ARPANET या ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क को केविन पॉल्सन ने पेंटागन नेटवर्क और उनसे जुड़े सिस्टम में फेन लगाते हुए हैक कर लिया था। ARPANET एक शुरुआती पैकेट स्विचिंग नेटवर्क और TCP/IP प्रोटोकॉल को लागू करने वाला पहला नेटवर्क था। बाद में ये दोनों प्रौद्योगिकियां इंटरनेट की तकनीकी नींव बनी थीं। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने साइबर स्पेस शब्द किसने गढ़ा था? एंड्रयू टेननबाम, स्कॉट फाहलमैन, विलियम गिब्सन, रिचर्ड स्टॉलमैन। आंसर विलियम गिब्सन, ऑप्शन सी। साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग पहली बार वर्ष 1982 में अमेरिकी कनाडाई लेखक विलियम गिब्सन ने ओमनी पत्रिका में प्रकाशित कहानी में किया था। इसके बाद विलियम गिब्सन ने वर्ष 1984 में अपनी पुस्तक न्यूरोमॉर्फर में इसका प्रयोग किया था। साइबर स्पेस संगठक नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा जुड़कर आपसी संपर्क से बनने वाले वातावरण को कहते हैं। इस तरह कंप्यूटर नेटवर्कों द्वारा आपस में जुड़कर बनने वाले वातावरण को साइबर स्पेस या वर्चुअल स्पेस कहते हैं। अर्थात कंप्यूटर नेटवर्क में जो जानकारियां या सूचनाओं का भंडार है वही साइबर स्पेस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व CIA ट्रायड में नहीं माना जाता? गोपनीयता, अखंडता, प्रामाणिकता, उपलब्धता। आंसर प्रामाणिकता, ऑप्शन सी। व्याख्या, प्रामाणिकता CIA ट्रायड में शामिल नहीं है। CIA ट्रायड का तात्पर्य गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता से है। यह सूचना सुरक्षा में एक मार्गदर्शक मॉडल है। एक व्यापक सूचना सुरक्षा रणनीति में ऐसी रणनीतियाँ और सुरक्षा नियंत्रण शामिल होते हैं जो इन 3 महत्वपूर्ण घटकों के लिए खतरों को कम करते हैं। गोपनीयता सुनिश्चित करती है कि डेटा अनाधिकृत पहुंच से सुरक्षित है। अखंडता सुनिश्चित करती है कि डेटा को अनाधिकृत तरीके से नहीं बदला गया है। उपलब्धता यह सुनिश्चित करती है कि डेटा अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए आवश्यकता और पहुंच योग्य है। यद्यपि इसका कोई स्पष्ट प्रारंभिक स्रोत नहीं है, लेकिन CIA ट्रायड अवधारणा 1988 में प्रसिद्ध हुई जब 3 घटकों को एक साथ लाया गया और CIA ट्रायड की अवधारणा का गठन किया गया। इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर वर्म्स वितरित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? व्लादिमीर लेविन, बिल लैंडरेथ, रिचर्ड स्टॉलमैन, रॉबर्ट टी मॉरिस। आंसर रॉबर्ट टी मॉरिस, ऑप्शन डी। 2 नवंबर 1998 को इंटरनेट के माध्यम से वितरित पहले कंप्यूटर वर्म का नाम मॉरिस वर्म था। यह कॉर्नेल विश्वविद्यालय के स्नातक छात्र रॉबर्ट टम्पन मॉरिस द्वारा निर्मित किया गया था और 2 नवंबर 1988 को रात 8:30 बजे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नेटवर्क से लॉन्च
किया गया था। बाद में उन पर इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर वार फैलाने के अपराध, यूएफए कंप्यूटर धोखाधड़ी और दुरुपयोग अधिनियम के तहत का आरोप लगाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1991 में फिलिप जिम्मरमैन द्वारा जारी एक शक्तिशाली एन्क्रिप्शन टूल है? प्रोटेक्टेड गुड प्राइवेसी, एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, पेट्टी गुड प्राइवेसी, डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। आंसर पेट्टी गुड प्राइवेसी, ऑप्शन सी। वर्ष 1991 में फिलिप जिम्मरमैन द्वारा जारी एक शक्तिशाली एन्क्रिप्शन टूल पीडीपी प्रीटी गुड प्राइवेसी है। यह एन्क्रिप्शन प्रोग्राम पैकेज दुनिया भर में डेटा संचार में प्रमाणीकरण प्रदान करने के साथ साथ सादे पाठ, ईमेल और फाइलों में एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन द्वारा क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम के माध्यम से गोपनीयता बनाए रखने में मदद करता है। इस तरह एक सुरक्षा कार्यक्रम जो उपयोगकर्ताओं को संदेशों को डिक्रिप्ट और एन्क्रिप्ट करके डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से संदेशों को प्रमाणित करने और फाइलों को एन्क्रिप्ट करके सुरक्षित रूप से संचार करने में सक्षम बनाता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है? एक्सप्लॉइट, अटैक्स, थ्रेट्स, भेद्यता। आंसर अटैक्स, ऑप्शन बी। अटैक्स साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है। अटैक्स हमलावरों द्वारा अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करके किसी विशिष्ट डेटा को बदलने, हटाने, चोरी करने का एक प्रयास है। थ्रेट्स एक संभावित खतरा है जिससे सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान हो सकता है। भेद्यता एक ऐसा शब्द है जो किसी नेटवर्क या सिस्टम में किसी कमजोरी को संदर्भित करता है जिसका हमलावर द्वारा फ़ायदा उठाया जा सकता है। सुरक्षा खामी का फ़ायदा उठाने से अप्रत्याशित और अवांछित प्रभाव हो सकते हैं। अगला प्रश्न, सामान्यतः कितने प्रमुख तत्व संपूर्ण सुरक्षा संरचना का निर्माण करते हैं? 6 तत्व, 5 तत्व, 4 तत्व, 3 तत्व। आंसर 4 तत्व, ऑप्शन सी। 4 प्रमुख तत्व गोपनीयता, अखंडता, प्रामाणिकता और उपलब्धता संपूर्ण सुरक्षा संरचना का निर्माण करते हैं। यद्यपि कुछ सुरक्षा मॉडलों में प्रामाणिकता को प्रमुख तत्वों में से शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन CIA ट्रायड ने इसे खत्म कर दिया है क्योंकि कई बार प्रामाणिकता गोपनीयता या उपलब्धता के अंतर्गत आती हैं। CIA ट्रायड गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता सूचना सुरक्षा में एक मार्गदर्शक मॉडल है। एक व्यापक सूचना सुरक्षा रणनीति में ऐसी नीतियां और सुरक्षा नियंत्रण शामिल होते हैं जो इन 3 महत्वपूर्ण घटकों के लिए खतरों को कम करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी साइबर सुरक्षा की विशेषता है? अनुपालन, एंटी मैलवेयर सुरक्षा, डिजाइन द्वारा गोपनीयता, उपयुक्त सभी। आंसर उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी साइबर सुरक्षा की विशेषताएं हैं। अनुपालन पहचान सत्यापित करने के लिए पासवर्ड, बायोमेट्रिक डेटा और उपयोगकर्ता पहचान के विभिन्न रूपों का उपयोग करता है। एंटी मैलवेयर सुरक्षा वायरस, रैंसमवेयर और स्पाईवेयर जैसे मैलवेयर से सिस्टम की सुरक्षा करता है। डिजाइन द्वारा गोपनीयता सिस्टम डिजाइन की शुरुआत से डेटा सुरक्षा को एकीकृत करता है। उपयोगकर्ता और इकाई व्यवहार विश्लेषण UEBA नेटवर्क में असामान्य व्यवहार या विसंगतियों का पता लगाता है। अगला प्रश्न, सूचना सुरक्षा की नीतियों में 4 तत्वों गोपनीयता, अखंडता, प्रामाणिकता और उपलब्धता को मौलिक क्यों माना जाता है? वे हैकिंग को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। वे सुरक्षा उल्लंघन के प्रमुख तत्व हैं। वे सुरक्षा और उसके घटकों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। वे साइबर अपराध को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। आंसर वे सुरक्षा और उसके घटकों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। ऑप्शन सी। सुरक्षा के 4 तत्व गोपनीयता, अखंडता, प्रामाणिकता और उपलब्धता सुरक्षा के स्तंभों और इसके विभिन्न घटकों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। गोपनीयता सुनिश्चित करती है कि डेटा अनाधिकृत पहुंच से सुरक्षित है। अखंडता सुनिश्चित करती है कि डेटा को अनाधिकृत तरीके से नहीं बदला गया। उपलब्धता यह सुनिश्चित करती है कि डेटा अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए आवश्यकता और पहुंच योग्य है। प्रमाणीकरण किसी सिस्टम या संसाधनों तक पहुंच की अनुमति देने से पहले उपयोगकर्ता या डिवाइस को सत्यापित करने की प्रक्रिया है। प्रमाणीकरण का अर्थ यह पुष्टि करना है कि उपयोगकर्ता वही है जो प्रमाणीकरण को पुष्टि कर रहा है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत क्रेडेंशियल वाले लोग
को ही सुरक्षित सिस्टम तक पहुंच प्राप्त कर सकें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे सूचना के मूल स्रोत और प्रमाणिक उपयोगकर्ता की पहचान करने में मदद मिलती है? गोपनीयता, अखंडता, प्रामाणिकता, उपलब्धता। आंसर प्रामाणिकता, ऑप्शन सी। प्रमाणीकरण से सूचना के मूल स्रोत और प्रमाणिक उपयोगकर्ता की पहचान करने में मदद मिलती है। प्रमाणीकरण किसी सिस्टम या संसाधनों तक पहुंच की अनुमति देने से पहले उपयोगकर्ता या डिवाइस को सत्यापित करने की प्रक्रिया है। प्रमाणीकरण का अर्थ यह पुष्टि करना है कि उपयोगकर्ता वही है जो प्रमाणीकरण की पुष्टि कर रहा है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत क्रेडेंशियल वाले लोग ही सुरक्षित सिस्टम तक पहुँच प्राप्त कर सकें। अगला प्रश्न, डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? एन्क्रिप्शन, लॉकिंग, डिलीटिंग, बैकअप। आंसर एन्क्रिप्शन, ऑप्शन ए। डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए एन्क्रिप्शन का उपयोग किया जाता है। डेटा एन्क्रिप्शन सादे पाठ को सिफर टेक्स्ट में परिवर्तित करने की विधि है और केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही संदेश को वापस सादे पाठ में डिक्रिप्ट कर सकते हैं और इससे डेटा की गोपनीयता बरकरार रहती है। यद्यपि एन्क्रिप्शन अच्छे स्तर की डेटा सुरक्षा और गोपनीयता प्रदान कर सकता है, लेकिन कोई भी एन्क्रिप्शन फुल प्रूफ नहीं है और हैकर्स द्वारा कमजोरियों का पता लगाया जा सकता है या उनका फ़ायदा उठाया जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं है? सिस्टम को धीमा कर देना, कंप्यूटर की फ्रीजिंग और क्रैश को कम करना, उपयोगकर्ताओं को गोपनीयता देना, सिस्टम को वायरस से बचाना। आंसर सिस्टम को धीमा कर देना, ऑप्शन ए। साइबर सुरक्षा फायदे में कंप्यूटर फ्रीजिंग और क्रैश को कम करना, उपयोगकर्ता की गोपनीयता, वायरस और वर्म्स आदि से सुरक्षा शामिल है। जबकि नुकसान में सिस्टम धीमा हो जाना, फायरवॉल का सही ढंग से कॉन्फ़िगर न करना आदि शामिल हो सकता है। अतः साइबर सुरक्षा को अद्यतन बनाए रखने के लिए नए सॉफ्टवेयर को अद्यतन करने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गोपनीयता बनाए रखने का उचित तरीका नहीं है? बायोमेट्रिक सत्यापन, आईडी और पासवर्ड आधारित सत्यापन, टू फैक्टर प्रमाणीकरण, स्विचिंग ऑफ द मैन। आंसर स्विचिंग ऑफ द मैन, ऑप्शन डी। डेटा की गोपनीयता बनाए रखने के डर से फ़ोन बंद कर देना डेटा गोपनीयता के लिए उचित समाधान नहीं है, जबकि फिंगरप्रिंट पहचान, चेहरा पहचान, पासवर्ड आधारित प्रमाणीकरण, दो चरणीय सत्यापन गोपनीयता बनाए रखने के उचित तरीके माने जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नवीनतम तकनीक को CIA प्रतिमान के कारण अतिरिक्त चुनौती का सामना करना पड़ता है? बिग डेटा, डेटाबेस सिस्टम, क्लाउड स्टोरेज, स्मार्ट डस्ट। आंसर बिग डेटा, ऑप्शन ए। बिग डेटा तकनीक को CIA प्रतिमान के कारण अतिरिक्त चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि डेटा की भारी मात्रा के कारण सुरक्षा की आवश्यकता होती है और साथ ही CIA ट्रायड के अन्य प्रमुख तत्वों की भी आवश्यकता होती है, जो पूरी प्रक्रिया को महंगा और समय खपाऊ बनाता है। अगला प्रश्न, किस वर्ष साइबर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हैकिंग एक व्यावहारिक अपराध और चिंता का विषय बन गया है? वर्ष 1991 में, वर्ष 1983 में, वर्ष 1971 में, वर्ष 1964 में। आंसर वर्ष 1971 में, ऑप्शन सी। वर्ष 1970 के दशक में हैकर्स ने पता लगाया कि वायर्ड तकनीकें जैसे काम करती हैं और प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल करने या तकनीक का दुरुपयोग करने के लिए उनका दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है। वर्ष 1971 में साइबर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हैकिंग एक व्यावहारिक अपराध और चिंता का विषय बन गया है। धन्यवाद। गायत्री अकादमी आपको व्याख्यान देखने के लिए आभार। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।